हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस पीडियाट्रिक्स। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूबॉर्न केयर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए भी और फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। जो पेरेंट्स हैं जिनके घर में न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, उनकी केयर कैसे करनी है, उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूबॉर्न केयर, न्यूबॉर्न मीन्स जो बेबी अभी डिलीवर हुआ है उसे हम न्यूबॉर्न कहते हैं, और अप टू 1 मंथ हम उसको न्यूनेट कहेंगे। तो उनकी केयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट से एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट में आते हैं। मीन्स मदर के वूम से बाहर के दुनिया में जैसे बच्चा आता है तो बहुत सारे इन्फेक्शन को जो है वो ईज़िली कैरी कर सकता है, और बहुत सारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे कीटाणु होते हैं जिनको बच्चा कैरी कर सकता है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नियर अबाउट 80% जो हमारे पास जैसे बच्चे डिलीवर होते हैं, उनमें से 80% बच्चों को बहुत ही कम केयर की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें नॉर्मल हम बेसिक रूटीन केयर या न्यूबॉर्न केयर हम बोल सकते हैं, जो एक मदर जो है वो बच्चे को दे सकते हैं, उसके फैमिली मेम्बर उसको दे सकते हैं स्टार्टिंग में अंडर द सुपरविजन ऑफ द नर्सिंग पर्सनल। और उसके बाद जो है वो जैसे उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वो बच्चे की केयर खुद से कर सकते हैं। और ये सभी चीज़ें जो हैं एक रोमिंग इन प्रैक्टिस के अंदर होना चाहिए। रोमिंग इन का जो मीनिंग है दैट इज़ मदर और जो न्यूबॉर्न बेबी है, उन दोनों को एक ही रूम के अंदर रखना है, जहाँ पे मदर और बेबी एक साथ रहेंगे, तो उनकी एक बॉन्डिंग भी अच्छे से बनती है एंड द इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग भी अर्ली हो जाता है। ठीक है, जितना जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट होगा उतना ही मदर और बेबी के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। ये जो है वो बहुत ही अच्छे से इन डिटेल बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में मैंने आपको बताया हुआ है। जिन्होंने ये मेरा लेक्चर नहीं सुना है वो प्लीज़ इसको सुन सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, रिफ्लेक्सेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, हाउ टू अटैच द बेबी विद द ब्रेस्ट एंड टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, सभी इन डिटेल मैंने अच्छे से आपको उसमें करवाया हुआ है। सो आज के लेक्चर में आपको सिर्फ न्यूबॉर्न की केयर कैसे करनी है, जिसमें बेसिक आता है हमारे पास जैसे बच्चे का उसको ब्रेस्ट फीड कैसे करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो केयर का पार्ट आता है, उसको वार्मथ मेंटेन करके रखना है सो दैट बच्चे को हाइपोथर्मिया ना हो। और हाइपोथर्मिया के ऊपर भी मैंने एक बहुत ही अच्छे से पूरा कंप्लीट लेक्चर बनाया है। देन आई केयर, कॉर्ड केयर, स्किन केयर, प्रॉपर क्लोथिंग ऑफ द बेबी, ठीक है, वो भी प्रॉपरली इसमें आएगा। तो ये सभी जो एस्पेक्ट्स हैं न्यूबॉर्न केयर के, वो आज के लेक्चर में आपको कंप्लीट करूँगी और आपको बताऊँगी अच्छे से। सो प्लीज़ लेक्चर को कंप्लीट सुने लास्ट तक। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। Start with the topic newborn care. Essential care of the newborn, normal healthy neonate or newborn can be best provided by the mothers under the supervision of nursing personnel. एंड नियर अबाउट अगर हम बात करें 80% जो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उन्हें मिनिमम केयर की ज़रूरत पड़ती है। एंड जो नॉर्मल टर्म बेबी होते हैं उन्हें हमें मदर के साथ रखना चाहिए रूमिन प्रैक्टिस के अंदर, और उन्हें मदर और बेबी को हमें सेपरेट नहीं करना चाहिए। रूमिन जो है वो प्रमोट करता है बेटर इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन द न्यूबॉर्न बेबी एंड द मदर, एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द क्रॉस इन्फेक्शन एंड एस्टैब्लिश ब्रेस्ट फीडिंग ईजिली, एंड मदर पार्टिसिपेट्स इन नर्सिंग केयर ऑफ द बेबी एंड डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन हर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मदर अगर बच्चे की रूटीन केयर में इन्वॉल्व होगी तो उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि वो बच्चे को अच्छे से होल्ड कर सकती है, अच्छे से फीड करवा सकती है, अच्छे से उसकी केयर कर सकती है। Nursing care of healthy newborn baby after birth should be provided as immediate care of neonate and daily routine care. इमीडिएट बेसिक केयर जो होती है न्यूबॉर्न की, एज आई टोल्ड यू, मेजॉरिटी ऑफ द बेबीज जो हैं वो क्राई कर जाते हैं एट द बर्थ, और उन्हें एज सच इमीडिएटली वो रेस्पिरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई उनको रिससिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड नियर अबाउट 5 to 10% बच्चे होंगे जिन्हें कभी रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ती है आफ्टर द डिलीवरी। एंड दीज हेल्दी नॉर्मल न्यूनेट्स नीड ओनली वार्मथ, ब्रेस्ट फीडिंग उनको चाहिए और एक क्लोज ऑब्जर्वेशन उनको चाहिए, जिससे कि हम जो नर्सिंग पर्सनल्स हैं वो अर्ली डिटेक्ट कर सकें कि क्या प्रॉब्लम बच्चे को हो रही है, एंड उसको प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम द वेरियस इन्फेक्शंस एंड द इंजरीज। एंड आफ्टर कटिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड aseptically, the baby should be kept dried, wrapped with the dry and the warm cloth, examine thoroughly and quickly to assess the normal characteristics जो बच्चे के हैं, to detect the congenital malformation, and then put the baby on the mother breast.
सो ये है इमीडिएट केयर के जो स्टेप्स करते हैं, जैसे बेबी मदर के वोम से बाहर आता है उसकी इमीडिएटली कॉर्ड कट करते हैं और उसको ड्राई करके रैप करते हैं अच्छे से उसकी क्लोथिंग के साथ, और उसको एग्जामिन करते हैं थॉरोली, क्विकली असेस करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और देखते हैं कि कोई उसको और कोई कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन तो नहीं है, और फिर उसको मदर के ब्रेस्ट पे रख देते हैं। वो दैट इज़ द टाइम टू इनिशिएट द ब्रेस्ट फीडिंग। आइडेंटिफिकेशन जो टैग होता है वो हम टाई कर देते हैं मदर और बेबी के साथ, एंड रिकॉर्डिंग टू बी डन एक्यूरेटली अबाउट द इवेंट ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी, स्पेशली बर्थ डेट, टाइम, सेक्स, एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स और द प्रेजेंस ऑफ एनी प्रॉब्लम एक्सेट्रा इन द डिलीवरी रिकॉर्ड शीट पे हम वो सब चीज़ें रिकॉर्ड कर देते हैं। एंड द मदर एंड द बेबी शुड ट्रांसफर टू द वार्ड यूजली आफ्टर 1 आवर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द डिलीवरी रूम। डिलीवरी रूम में एक आर के लिए जो है वो ऑब्जर्वेशन पीरियड पे रखते हैं बच्चे और मदर को, और उसके बाद उनकी जब कंडीशन स्टेबल होती है तो उन दोनों को जो है वो जो वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। सिक और एट द रिस्क न्यूनेट जो होते हैं जिन्हें स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है उन्हें फिर स्पेशल सेटिंग में डाला जाता है, जैसे कि नीकू में। डेली रूटीन केयर ऑफ द न्यूनेट्स, जो मेजर गोल है नर्सिंग केयर का न्यूबॉर्न का, दैट इज़ टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द होम्योस्टैसिस, दैट इज़ द स्टेबिलिटी इन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। और डेली रूटीन केयर में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट इज़ द वार्मथ। वार्मथ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वार्मथ मीन्स बच्चे को हमें उसके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, उसको प्रॉपर्ली उसको मीन्स ठंड नहीं लगनी चाहिए, उसका टेम्परेचर बहुत अच्छे से मेंटेन रखना है सो दैट बच्चा हाइपोथर्मिया में ना जाए। व्हाट इज़ द हाइपोथर्मिया, क्या इसका क्लासिफिकेशन है, क्या इसके साइंस हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी अपना लेक्चर जो है वो अपने चैनल पर अपलोड किया, तो आप वहाँ से सुन सकते हैं रिगार्डिंग द न्यूनेटल हाइपोथर्मिया। सो वही है, वार्मथ हमें प्रोवाइड करनी है बच्चे को। कैसे कर सकते हैं, पहले तो बेबी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और उसको एडिक्वेट क्लोथिंग हमें देनी है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट जैसा है। Baby should be kept to the side of the mother so that the mother's body temperature can keep the baby warm. Baby can be placed in skin to skin contact with the mother, जिसे हम कहते हैं जो कैंगारू मदर केयर होती है। तो कैंगारू मदर केयर में ये सब चीज़ें अच्छे से आती हैं। इसका भी लेक्चर जो है वो मैंने अपलोड किया अपने चैनल के ऊपर, कंगारू मदर केयर, तो वो आप वहाँ से सुन सकते हैं। टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द इन्फेंट एंड फैसिलिटेट द ब्रेस्ट फीडिंग। बाथिंग एट द फर्स्ट डे इज़ अवॉइडेड टू प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया। तो ये भी इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द प्रोटोकॉल ऑफ द हॉस्पिटल की क्या है बाथिंग का। कभी कहीं किसी हॉस्पिटल में विदिन 24 आवर्स करवा भी देते हैं, कहीं पे डिले कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बहुत बड़ा टॉपिक है। ब्रेस्ट फीडिंग क्या है और टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क क्या है, एडिक्वेट पोजीशनिंग कैसे देते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, और इसमें क्या बेनिफिट्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग के मदर बेबी को। तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने जो है वो अपने जो डिफरेंट लेक्चर्स जो हैं वो अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होगा, हमने बेबी को जो है वो मदर के ब्रेस्ट पे रखना है ताकि बच्चा जो है वो फीड करना स्टार्ट कर सके। एंड दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर के स्टेप्स में हमारे पास आता है इनिशिएशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग एज सून एज पॉसिबल, जितना हो सके, बट विद इन 1 आवर इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग होना बहुत ज़रूरी है। The mother has recovered from exertion of the labor and colostrum feeding must be offered. This is the first milk which is secreted from the breast of the mother, and mother should be informing about the importance and the techniques of the breastfeeding. Demand feeding should be encouraged and exclusive breastfeeding procedure should be explained to the mother and the family member. बच्चे को ऑन डिमांड फीड करना है। जब भी हमें लगे कि बच्चा क्राई कर रहा है, बच्चा अपने थंब को सक कर रहा है, अपने हैंड को बार बार मुंह में डाल रहा है, दैट मीन्स कि उसका फीडिंग की इसको अर्ज हो रही है, उसको नीड हो रही है, तो उसको ऑन डिमांड फीड करना है। अगर बच्चा सो जाता है या डिमांड नहीं कर रहा है, वो सो जाता है, तब भी हम बच्चे को 2 to hourly बच्चे को फीड करना चाहिए। Skin care and baby bath. The baby must be cleaned of blood, mucus and meconium. No vigorous attempt should be made to remove the vernix-sciota as it provides protection to the delicate skin. And baby bath can be given in the hospital by using the warm water in a warm room gently and quickly. Bathing should be avoided in open place. During winter months, the baby should have sponge bath rather than the deep bath to avoid the hypothermia. So स्किन केयर में हमारे पास आता है, हमें स्किन केयर करनी है, क्लीन करना है, स्किन को क्लीन करना है, और बेबी की बॉडी के ऊपर वर्निक्सियोजा होता है तो उसको हमें रिमूव जितना उसके बाथिंग प्रोसेस में आएगा उस वे में हम उसको क्लीन करना है, ना कि उसको रब करके वहाँ से ज़ोर से उसको रब करके उस तरीके से रिमूव करना है।
तो वो नहीं करना है। इसीलिए जो है वो विदिन 24 आवर्स में जो है बाथिंग को अवॉइड करते हैं। तो उतने टाइम में जो है वो बेबी थोड़ा सा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने की कोशिश करता है। और ये जो वर्निक सियोसा होता है, ये बेबी की बॉडी पे क्रीमी सा सब्सटेंस होता है जो उसकी बॉडी को बाहर के एनवायरनमेंट में जो वायरस जर्म्स हैं उनसे एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इन्फेक्शन को उसके ऊपर जो है अटैम्प्ट होने से थोड़ा सा प्रिवेंशन में थोड़ी सी हेल्प करता है। ये आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये जो वाइटिश क्रीमी सब्सटेंस है बच्चे की बॉडी के ऊपर, दिस इज नोन एज वर्निक सियोसा। यूज़ ऑफ ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल कैन बी अलाउड आफ्टर 3 to 4 वीक्स ऑफ एज। ऑयल मसाज जो है वो इम्प्रूव करता है बच्चे की सर्कुलेशन और उसकी मसल टोन को। ऑयल मसाज शुड बी गिवन बिफोर द बाथिंग एंड एक्सपोजर टू द मॉर्निंग सनरेज इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी एंड द वार्मथ टू द बेबी। द talcum powder should be applied over the axilla, groin and the buttocks region. Care of the umbilical cord. The umbilical cord is cut about 2 to 3 inches from the navel with aseptic precautions during the delivery and tied with the cotton thread or disposable plastic clip. तो वो करते हैं and then the cord must be inspected for bleeding afterwards, which commonly occurs due to shrinkage of the cord and loosening of ligatory. तो जब भी कॉर्ड कट कर देते हैं तो उसके बाद वहाँ पे ब्लीडिंग के लिए हमें चेक करना चाहिए उसके आफ्टरवर्ड। ब्लीडिंग यूजली होती नहीं है, बट जैसे जैसे कॉर्ड श्रिंक होती है विद द पैसेज ऑफ डेज श्रिंक होती है, तब वहाँ पे अम्बिलिकस के पास एक स्ट्रेन पड़ने की वजह से, क्लिप के स्ट्रेन पड़ने की वजह से वहाँ पे थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है। दैट इज़ नॉट अ पार्ट टू वरी, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाता है। हमें ज़्यादा उसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा हरी नहीं करना है, वो अपने आप से ड्राई होते होते रिमूव हो जाएगा। नो ड्रेसिंग शुड अप्लाई एंड द कॉर्ड शुड बी kept open and dry, and normally it falls off after 5 to 10 days, and the application of triple dye or junction violet is not advocated as a routine anymore nowadays. Care of eyes. Eyes should be cleaned at the birth and once every day using sterile cotton swab soaked in the sterile water. और ईच आई को जो है वो हमें क्लीन करना चाहिए सेपरेट स्वैब से। एंड एप्लीकेशन ऑफ काजल इन द आइज मस्ट बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन और लेड पॉइजनिंग। द आई शुड बी ऑब्जर्व फॉर रेडनेस, डिस्चार्ज और द एक्सेसिव टीयरिंग फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम एंड प्रमोट द मैनेजमेंट। तो हमें आइज़ में सिंपल मैं बताऊं तो हमें आइज़ में जो है वो जैसे काजल अप्लाई करने के लिए होता है तो किसी के कल्चर में तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक इन्फेक्शन को बच्चे तक लेके जाता है हमारे फिंगर्स के थ्रू, और जिस भी चीज़ों से वो काजल बना होता है। तो कोई लोग कहते हैं कि काजल तो हमने अपने घर में बनाया है, अपने हाइजीन एनवायरनमेंट में बनाया, बट हमारे हैंड्स वो भी वॉश करेंगे फिर भी बच्चे की आइज़ इतनी डेलिकेट होती हैं कि उनको वो इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट इज़ द क्लोथिंग ऑफ द बेबी। एज आई टोल्ड यू, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, द क्लाइमेट कंडीशन कैसी है उसके हिसाब से हमें बेबी को क्लोथ वियर करवाने चाहिए। एंड द बेबी शुड बी ड्रेस्ड विद लूज सॉफ्ट एंड कॉटन क्लोथ्स। लार्ज बटन्स, सिंथेटिक फ्रॉक एंड प्लास्टिक और नाइलॉन नैपकिन शुड बी अवॉइडेड। अ ट्रायंगुलर शेप्ड सॉफ्ट absorbent cloth should be used as a napkin, and the clothes should not be tight, especially around the neck or the abdomen. उससे बच्चे को डिस्कम्फर्ट फील होता है। एंड इन विंटर वुलन क्लोथिंग शुड बी यूज्ड। नेक्स्ट इज द जनरल केयर। न्यूबॉर्न शुड बी कैप्ट विद द मदर फॉर कंटिन्यू रूमिंग इन अ वेल वेंटिलेटेड रूम। तो वेल वेंटिलेटेड रूम में मदर और बेबी को साथ में रखना चाहिए। एज आई टोल्ड यू, दिस विल एनहांस द बॉन्डिंग बिटवीन द मदर एंड द बेबी, और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी अच्छा। मदर जो है वो एक ऑल टाइम ऑब्जर्वेशन करती है बेबी के ऊपर। एंड बेबी we should handle with the gentle approach after hand washing, and no infected person should take care or touch the baby. होता है फैमिली में कभी किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो तो वो अगर आते हैं बेबी को टच करते तो वो ज़्यादा इन्फेक्शन बेबी को जाता है, तो इसीलिए कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा तो उसे बच्चे के पास नहीं जाना चाहिए। एंड द बेबी शुड अलाउ टू स्लीप इन अ सुपाइन पोजीशन विच कैन प्रिवेंट सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। जनरल क्लीनलीनेस इज टू बी मेंटेन्ड एंड सराउंडिंग टू बी केप्ट क्लीन। वेट नैपीज शुड बी चेंज इमीडिएटली, वो अदरवाइज बच्चे को ठंड लग सकती है, कोल्ड बच्चा इमीडिएटली कैच कर सकता है। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे, बेबी शुड बी थॉरली ऑब्जर्व ट्वाइस डेली फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी अबनॉर्मेलिटी। टेम्परेचर के लिए, पल्स, रेस्पिरेशन, फीडिंग बिहेवियर, स्टूल, यूरिन, स्लीपिंग पैटर्न कैसा है बच्चे का, हर एक चीज़ असेस करनी चाहिए जब तक बच्चा हॉस्पिटल में है, तो ट्वाइस अ डे। एंड माउथ, आइज, कॉर्ड एंड स्किन शुड बी लुक्ड फॉर एनी इन्फेक्शन।
वेट रिकॉर्डिंग भी ज़रूरी है। वेट रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास हम बच्चे का वेट को असेस करेंगे ना। हेल्दी टर्म बेबीज़ विच इज़ अबाउट 30 ग्राम पर डे के हिसाब से वो इंक्रीज़ करना चाहिए। मोस्ट इन्फेंट डबल देयर वेट बाय 4 to 5 months, बट इन फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ देयर इज़ फिजियोलॉजिकल लॉस ऑफ द बॉडी वेट बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ द वर्निक्स सियोजा जो बच्चे की बॉडी पे होता है, जो मैंने अभी आपको पीछे पिक्चर में दिखाया। म्यूकस बेबी की बॉडी से रिमूव होता है, ब्लड पैसेज ऑफ म्यूकोनियम एंड रिडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड वॉल्यूम एंड ऑल्सो ड्यू टू द अडेप्टेशन टू द न्यू एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट एक वीक में बच्चे का थोड़ा सा वेट कम होता है विद कुछ ग्राम्स में, एंड विद एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग मेजोरिटी ऑफ द बेबीज रीगेन द वेट विद इन द 7 to 10 days ऑफ द बर्थ। फॉलोअप के लिए हम बच्चों एडवाइजेज में डाल सकते हैं। ईच इन्फेंट शुड बी फॉलोड अप एटलीस्ट ट्वाइस एवरी मंथ फॉर फर्स्ट 3 months एंड सब्सिक्वेंटली 3 months इंटरवल टिल 1 year ऑफ द एज, एंड फॉलोअप इज नेसेसरी फॉर असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, अर्ली डिटेक्शन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स। Health education should be given regarding the exclusive breastfeeding, warmth, hygiene, rooming in, clothing, immunization and follow-up. हार्मफुल कल्चर प्रैक्टिसेस शुड बी डिस्करेज्ड। जैसे जो हमारे पास ये काजल अप्लाई करने के लिए होता है, कॉर्ड की केयर करने के लिए, उसमें भी लोग कुछ ना कुछ अप्लाई कर देते हैं। तो ये सब जो कल्चर प्रैक्टिसेस हैं जो हार्मफुल है बच्चे के लिए, उन्हें हमें डिस्करेज करना चाहिए। एंड केयर एट होम शुड बी डिस्कस्ड एंड डेमोस्ट्रेट टू द मदर एंड द फैमिली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज टॉपिक, न्यूबॉर्न केयर। न्यूबॉर्न केयर बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। वो सब चीज़ें मैंने आज के लेक्चर में आपको बताया। आई होप आपने लेक्चर कंप्लीट सुना होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सुनने के लिए पीडियाट्रिक्स नर्सिंग के रिगार्डिंग और जो भी चाइल्ड साइकोलॉजी और बच्चों के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपके डाउट्स हैं, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में आपको बताऊँ तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो लेक्चर जो है वो अपने चैनल पर डालूंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज टॉपिक। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल SS Pediatrics। थैंक यू।